देखिए कल हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाता जा रहा हूँ, अगर एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो उसके कारण क्या होगा कि जो भी आपके डाइपोल्स हैं उस पे नेट फोर्स बढ़ता जाएगा। अगर उस पे फोर्स बढ़ा तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जहां पे ये क्या हो जाएंगे, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो जिस एक्सटर्नल फील्ड पे ये मटेरियल आपका ब्रेक हो जाता है उस फील्ड को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस पे क्वेश्चन आईटी ने पूछे 2-3 बार। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आपको पता है ई डी होता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू ई इनटू डी। अब सिंपल सा लॉजिक कि अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर इंक्रीज करता जाऊं, अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करूं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपके जो मटेरियल है वो आपको ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है। क्योंकि सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो मटेरियल आपका कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मटेरियल ब्रेक होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। और जहां पे जिस वोल्टेज पे ब्रेक होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। लिख लीजिए। तो इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में डिफाइन करते हैं कि जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। नोट कर लिया। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। V का मतलब क्या है, मेरे को तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिफाइन करना है ना। तो मैंने क्या किया, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज कब डिफाइन करते हैं, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए। जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जा रही है उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। यही है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये मटेरियल कैसा है, क्लियर है। अगर मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को देखूं, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, मटेरियल कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। हर एक मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग अलग होगी ना। तो अगर मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज का कहूँ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे पहला ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, ये मटेरियल है किसका। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे, क्योंकि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। याद कीजिए को बेसिक को। ठीक। तो यहाँ पे ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, और दूसरा डिपेंड करेगा डायमेंशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का डायमेंशन क्या है। अब हम लोग चाहते क्या है, हमारा मेन मोटो था कि हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करें, यही तो चाह रहे थे शुरुआत से।
कि हम लोग किसी भी तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करें। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अगर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी, है कि नहीं? हमें तो एनर्जी यूटिलाइज करना है ना। तो जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेगा कैपेसिटर, उतने ही ज्यादा हम लोग उसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर घुमा फिरा के रहा है तो हमारा मेन मोटो है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करना। ये हमारा मेन मोटो है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज भी हो और ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए कहने का मतलब क्या है, सब एक दूसरे से, क्योंकि थ्योरी पे क्वेश्चन एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब वो उल्टा सीधा घुमा के पूछता है, कई बार ये सेंटेंस कहेगा वो सेंटेंस कहेगा, इसमें सभी सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, मैं भी घुमा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। अब मेरा मेन मोटो है कैपेसिटेंस बढ़ाना, ठीक है, ये मेरा मेन मोटो है। और साथ साथ में ब्रेकडाउन वोल्टेज भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? जैसे कि मान लीजिए एक मटेरियल लिया जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट, और एक और मटेरियल लिया जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 1000 वोल्ट। तो कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे? 1000 वोल्ट वाला ना। क्योंकि अगर 2 वोल्ट वाला अगर आपने यूज किया, बाई चांस कहीं पे कुछ फ्लक्चुएशन आ गया, क्योंकि घर में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, ठीक है, अगर बाई चांस घर में फ्लक्चुएशन आ गया और वोल्टेज आपका 2 से 10 हो गया, तो मटेरियल तो तब तक जल चुका होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मटेरियल हो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा हो। और आपने कहा कि जो मटेरियल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो तो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरे को ज्यादा से ज्यादा रखना है किसी भी मटेरियल के लिए, तो डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के। अगर डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। अगर मैं डी को बढ़ाता हूं तो डायरेक्टली सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मोटो दोनों है कि कैपेसिटेंस भी बढ़े और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़े। लेकिन मेरे को दोनों को एक बैलेंस पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने डी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज तो बढ़ गया, लेकिन जो मेन मेन मोटो था कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना, वही कम हो गया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि नहीं कैपेसिटेंस को बढ़ाऊं तो डी की वैल्यू को कम करूंगा, और डी की वैल्यू कम करूंगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इतना मिल जाए और कैपेसिटेंस भी इतना मिल जाए। किसी एक पे ध्यान नहीं देते, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी और आपका कैपेसिटेंस भी। और इसी टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इस टेक्निक को ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का भी ध्यान रखा जा रहा है और आपका सी का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी पे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके ले रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी वाला पार्ट समझ में आए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जो है 5 माइक्रोफैराड, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कैपेसिटर यूज करना है तो आपको पता होना कि हाँ इतनी यूनिट मतलब कितना पावर रेटिंग वाला मेरे को कैपेसिटर चाहिए, कितना फेराड होना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे भी यूज करना है तो मेरे को पता है कि हाँ इतना मेरे को चाहिए। जैसे बल्ब यूज करना, आप कहते हैं ना 100 वॉट का बल्ब लगेगा, यहाँ पे 0 वॉट का बल्ब चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि रात में बल्ब यूज करना है तो हम लोग वहां पे नाइट बल्ब यूज करते हैं, 1000 वॉट का बल्ब तो यूज नहीं करते ना। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता है कि कहाँ पे क्या है। तो मैंने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 5 माइक्रोफैराड का। मैं अपनी रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मेरे को इतना कैपेसिटेंस चाहिए, अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए
वो ग्रेटर देन 3000 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है जहाँ पे यूज करने वाला हूँ वहाँ पे फ्लक्चुएशन आ सकता है 2000-2500 वोल्ट तक, तो मैं उससे ज्यादा ही रखूंगा ना ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने कैपेसिटर का। और उसके बाद मैंने कहा कि ये दो पैरामीटर्स हैं। अब आप क्या हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनी के ओनर हैं, इंजीनियर हैं, आपके पास ये डेटा दे दिया गया, ठीक है, आपके बॉस ने कहा इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कैपेसिटर डिजाइन करना है, ठीक है, इस रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है मेरी, इसके हिसाब से आपको कैपेसिटर डिजाइन करना है। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K। आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी यूज करेंगे ना, लास्ट टाइम बताया था जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपकी जो कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 माइक्रोफेरेड है ना। तो यहाँ से आप A अपॉन डी निकाल सकते हैं, A अपॉन डी मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, पहले ऑन पेपर सब कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कुछ सामान खरीदते हैं आप लोग, ठीक है, कि क्या क्या करें। तो आपने देखा कि यहां से अब आपको दोनों चीज का ध्यान में रखना है कि पैसा कम लगे बॉस का, अगर उसके पैसे ज्यादा खर्च करवा दिए अगले दिन ही आपको नौकरी से अलविदा कर देगा, ठीक है, कि उसके पैसे कम लगने चाहिए और उसके रिक्वायरमेंट भी पूरी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पैसा कम लगने का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल कम यूज करूं, जितना कम कम मटेरियल यूज करूंगा उतना कम पैसा लगेगा, ज्यादा यूज करूं ज्यादा पैसा लगेगा। तो आपने कहा कि यहाँ से जो एरिया होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर एरिया मिनिमम, क्योंकि एरिया किसका, कंडक्टर का, जो कंडक्टिंग प्लेट्स यूज कर रहा हूँ मैं, वही तो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैंने कहा कि मिनिमम एरिया चाहिए, तो आपने इसको थोड़ा सा ऐसा लिखा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू डी मिनिमम, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें A अपॉन डी ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट है ना, हर एक मटेरियल की के की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब आपने कहा कि जो राइट हैंड साइड में ये जो पूरे पैरामीटर्स हैं, ये जो पूरे मैट पैरामीटर्स हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब A अपॉन डी का रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर मैं A को डिक्रीज करूंगा तो D भी डिक्रीज होना चाहिए ना, आ रहा है समझ में, सिंपल मैथ्स ये कहता है ना कि A अपॉन डी का रेशियो आपका कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब अगर मैं A को डिक्रीज कर रहा हूँ तो D भी डिक्रीज होगा। मैं तो कम से कम मटेरियल यूज करना चाहता हूँ, इसका मतलब एरिया सबसे कम रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एरिया कम रखने की कोशिश करूंगा, तो ये जो डी है वो भी मिनिमम हो जाएगा ना, इसलिए मैंने डी मिनिमम लिखा। आगे समझ में, तो मैंने ये ऑन पेपर निकाला, यहां तक छोड़ दिया, ठीक। अब उसके बाद मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज को देखा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दिया था, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी शुड बी ग्रेटर देन 3000 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज का फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो डी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3000 डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, मतलब कि डी की मिनिमम वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी ना, क्योंकि ग्रेटर देन है तो यहाँ से मेरे को डी मिनिमम पता चल जाएगा कि डी मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर डी मिनिमम पता चल गया तो उसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ए मिनिमम पता चल जाएगा, तो मेरा काम हो गया। ये इंजीनियर ने करके बता दिया, इतना मटेरियल यूज करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से कि कितने मेरे को कैपेसिटर बनाने हैं तो उसे मल्टीप्लाई करके पूरा एक चार्ट बना के बॉस को देता है, फिर बॉस उसको फाइनलाइज करता है कि हाँ ये मेरे बजट के अंदर है कि नहीं, टेंडर वगैरह ये सब देते हैं ना। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको आया कि मेरे को लाखों कैपेसिटर बनवाने हैं, तो कई सारे कंपनी में टेंडर भेजता है, ठीक है, फिर अपने अपने सब अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको पैसे बताते हैं कि मैं इतना पैसा लूंगा, मैं इतना पैसा लूंगा, इतना पैसा लूंगा, ठीक। तो वो यही है, तो पैसा यहीं से डिसाइड होता है कि मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं आप, और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। क्लियर है, तो इसको सिंपल एक न्यूमेरिक के फॉर्म में मैंने लेके सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं, दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक सीरीज पे एक पैरेलल पे, कि कैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक नेट ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे निकालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं।
आप लोग 11:15 से 11:45 फ्री हैं? पर डे की बताइएगा, पर डे 11:45 to 12:45। नहीं, ठीक है, आर्यन की क्लास होती है उस समय। अच्छा, मॉर्निंग में 7:30, 8 to 9:30 है पॉसिबिलिटी? नहीं, उस समय भी क्लास होती है। मतलब कि एक ही टाइम बचा है, सुबह 6 बजे वाला। ठीक है, चलिए अभी क्लास कर लेते हैं, उसका डिसाइड कर लेते हैं। ये कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, 2 कैपेसिटर है, सीरीज में लगा दिया। इसकी पावर रेटिंग ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया हुआ है 40 वोल्ट, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। ये कॉम्बिनेशन है। तो मेरे से पूछा गया कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैं कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। आया समझ में? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज पता था आपको, तो आपसे बोला गया कि इसको मैं कितने मैक्सिमम वोल्टेज के अक्रॉस लगा सकता हूँ। क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, तो जो दोनों पे चार्ज होगा वो सेम होगा। सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा। तो आपने कहा कि जो पहला वाला है, इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? सी इंटू वी, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 इंटू सी, कितना हो जाएगा? 60 माइक्रो। दूसरे वाले पे कितना चार्ज आ सकता है? अगर मैं 40 वोल्ट प्रोवाइड कर दूं, ब्रेकडाउन से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, नहीं तो जल जाएगा। तो आपने कहा कि इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? 120 माइक्रो 120। कूलम। लेकिन क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? 60, है ना? 120 नहीं हो सकता। अरे समझे? ठीक है, ये तरीका है, क्योंकि आपने देखा कि सबसे पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ था इंडिविजुअल कैपेसिटर का। तो आपने कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज आ सकता है? सी इंटू वी। सी इंटू वी करके आपने निकाल लिया। और आपने कहा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है दोनों पे? 60। 120 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले वाले की तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ही 60 है। दूसरा वाला अपने चार्ज को कम कर सकता है, ये तो मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्यू मैक्स ऑफ द सिस्टम कितना है? 60 माइक्रोकूलम ना। पूरे सिस्टम का मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? 60। तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी का मतलब क्या? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट दोनों क्या है? सीरीज में है। सीरीज में इसका मतलब 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम ना। सी इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक। तो सी इक्विवेलेंट आपका 2 आ गया, तो आपने पुट कर दिया 2 इंटू वी इज इक्वल टू 60, तो वी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। मतलब कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ? 30 वोल्ट। क्लियर है? सीरीज वाला फंडा क्लियर हो गया कि हम लोग मैक्सिमम चार्ज लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल वाले पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पैरेलल पे, मैंने कहा एक कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है, इसको पैरेलल में लगाया 3 माइक्रोफेरेड, इसका ले लेते हैं 10 वोल्ट, और इसको ले लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, इसका ले लेते हैं 12 वोल्ट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम वही वी मैक्स। क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना, फिगर देख के बता सकता हूँ आंसर। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए। पहले वाले को मैक्सिमम कितना देख सकता हूँ? 10, और दूसरे वाले को मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 12, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो मैं उतना ही वोल्टेज लूंगा जिससे दोनों ना जले। अगर मैंने 12 ले लिया तो पहला वाला तो जल जाएगा ना, 3 माइक्रोफेराड, तो इसका मतलब मैं कितना लूंगा? 10। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10, खत्म।
इसमें कुछ नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी किस पे है, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे ऐसे पूछ सकता था, है ना, हर एक का अलग अलग दे दिया, हम ऐसे बोले कि मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं, पहले वाला निकाल लेंगे, ठीक, और पहले वाले के हिसाब से फिर सीरीज वाला निकाल लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। यहां से मेंस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे, ये पूरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, अलग अलग पार्ट सभी निकालूंगा जो मेंस ने कई बार पूछे, अलग अलग तरीके से पूछे। मैंने कहा कि ये पैरेलल प्लेट है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट चार्ज। इसका मतलब इस प्लेट पे जो चार्ज है वो आपने कहा प्लस क्यू नॉट है, और इस पे क्या है, माइनस क्यू नॉट, ठीक है। इस कांस्टेंट चार्ज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका के दिया हुआ आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको आपको इंसर्ट करना है, तो मेरा पहला पार्ट है जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट करूंगा तो स्लैब तो इंडक्शन के कारण चार्ज होने लगेगा ना, इस वाले पार्ट पे कौन सा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव, और इस वाले पार्ट पे क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। ये क्लियर है पहला पॉइंट, जैसे जैसे इसको नीचे लेकर आऊंगा तो। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा कि इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और नीचे पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो मूवमेंट है ये आपका स्लो मूवमेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं तो धीरे धीरे इंसर्ट करते हैं, ये नहीं कैसे लिया अभी कुछ तेजी से इंसर्ट कर दिया, तेजी में इंसर्ट करें तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, कि आपके मैकेनिकल वर्क डन के कारण क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया कहीं से, पूरी मेहनत की थी सिर्फ स्लैब को इंसर्ट करने में, पूरी दिक्कत परेशानी आ गई, ठीक। इसका मतलब जो यहाँ पे इंसर्शन होना चाहिए बहुत स्लो होना चाहिए। अगर इंसर्शन हम लोग स्लो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स तो पहले से लगने लगा नीचे, नीचे फोर्स लगने लगा तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। लेकिन मेरे को तो इसको स्लो मूवमेंट करवाना है, स्लो मूवमेंट करवाना है, इसका मतलब मेरे को एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि मूवमेंट स्लो हो। आ रहा समझ में, ठीक है। एक एक करके हम लोग सभी चीजें निकालते हैं। इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद इसके एनालिसिस करें कि क्या क्या हुआ। पहला चार्ज के बारे में, चार्ज तो कांस्टेंट है, ये तो इसी पे कर ही रहे थे हम लोग, कांस्टेंट चार्ज पे इंसर्शन कर रहे हैं, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपेसिटर के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो कांस्टेंट बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं कैपेसिटेंस पे,
इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इनटू के। ठीक है, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से। तीसरी बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। क्योंकि गुड वी इनिशियल की अगर हम लोग बात करें तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी कितना है, सी इनिशियल, और जो वी फाइनल है वो कितना है, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी फाइनल। फाइनल कैपेसिटेंस बढ़ गया ना, फाइनल कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल डिक्रीज। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इनिशियल, ये इनिशियल एनर्जी थी। फाइनल एनर्जी कितनी थी आपकी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी किया फाइनल का, तो एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा, एनर्जी डिक्रीज हुई। तो ये एनर्जी कहाँ गई, ये एक एक पार्ट जो हमने किए हैं, ये सभी पार्ट आपके एग्जाम में आए हैं कि डायलेक्ट्रिक स्लैब करने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ा। अच्छा, पोटेंशियल में क्या हुआ, पोटेंशियल घटा। एनर्जी में क्या हुआ, एनर्जी घटी। और एक बार पूछा, ये एनर्जी गई कहाँ, पहले 100 जूल था, बाद में 80 जूल हो गया, तो 20 जूल कहाँ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने में। क्या गलत, फिगर को ध्यान से देखिए। अब बताइए, फिगर को देखेंगे ध्यान से तो समझ आ जाएगा कि कहाँ गई। एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ कर रहा हूं मैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। डायलेक्ट्रिक स्लैब नीचे इंसर्ट हो रहा है ना, और फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव, है ना। तो जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो कहाँ चला गया, एक्सटर्नल वर्क डन में चला गया। क्लियर है। तो हम लोग डिक्रीज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी विल बी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c 1 माइनस 1 अपॉन के। सिंपल वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ये सब पुट करके। तो यहाँ पे आपको ये आ गया। अब ये जो डिक्रीज इन एनर्जी है ये कहाँ गई, वर्क डन इन एक्सटर्नल एजेंट ना। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c 1 अपॉन के माइनस 1। ये समझ में आया, नेगेटिव है, नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव आ भी रहा है, के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, नेगेटिव आएगा ना, 1 अपॉन के माइनस 1। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, E initial is equal to Q naught divided by A epsilon naught। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, सिग्मा डिवाइडेड बाई epsilon naught, ठीक। और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E फाइनल विल बी इक्वल टू Q naught डिवाइडेड बाई A epsilon naught into K। ये पहले भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। हम लोग आते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, याद कीजिए लास्ट टाइम बताया था फोर्स बिटवीन प्लेट्स कितना होता है,
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से पहले यही कंडीशन थी, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो आपने इस पे लिखा कि इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन प्लेट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। किसके कारण? नेगेटिव चार्ज के कारण। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ई कितना आ रहा था? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने पुट किया तो क्यू इंटू क्यू, क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ना। अब हम लोग निकालते हैं, जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, जब स्लैब इंट्रोड्यूस हो गया उस समय पोटेंशियल सॉरी इस पे फर्क क्या पड़ा? फोर्स पे। तो आपने मान लिया स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लैब में यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, इंडक्शन के कारण। तो ये क्या है? इंडक्शन के कारण, इसलिए मैंने इसको माइनस क्यू आई और इसको क्या लिखा है? प्लस क्यू आई, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। अब बाहर वाले पे चार्ज क्या है? क्यू नॉट, और इस पे कितना है? माइनस क्यू नॉट। अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो फोर्स, मान लीजिए इस वाले पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स निकालना है, तो इस वाले पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स किसके कारण होगा? क्यू इंटू ई। ई किसके कारण? माइनस क्यू नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसके कारण? माइनस क्यू आई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसके कारण? प्लस क्यू आई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तीनों मिलकर तो इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी नेट, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट रहेगा। नहीं आया? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो स्लैब लगाने से फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? नहीं, कांस्टेंट है। ये मेरे को थोड़ा बताइए, ये जीरो कैसे है? क्योंकि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और प्लस क्यू आई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो दोनों तो ऐड होने चाहिए ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जीरो। क्यों? मैं फोर्स किस पे निकाल रहा हूँ? इस वाले पॉजिटिव पे निकाल रहा हूँ ना, ठीक। तो इसका मतलब ये स्लैब के बाहर है ना, ये पॉजिटिव चार्ज तो प्लेट पे है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर है तो माइनस की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर। माइनस क्यू आई की वजह से डायरेक्शन, अब प्लस क्यू आई की वजह से डायरेक्शन क्या होगा? इसलिए नेट जीरो है। आया समझे? कंफ्यूज मत कीजिए, ये तो मैंने अंदर का लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस के कारण। नोट कर लिया? चलिए, अब दूसरा पार्ट आता है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट वोल्टेज पे आपको इंसर्ट करना है। अभी आपने देखा कि पोटेंशियल तो चेंज हो रहा है ना, देखिए जैसे जैसे स्लैब को इंट्रोड्यूस करें तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर कांस्टेंट वोल्टेज पे मेरे को काम करना है तो इसको मैं बैटरी के अक्रॉस लगा के रखूंगा, तभी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा वी रहेगा, क्योंकि बैटरी हमेशा इसको वी वोल्टेज देता रहेगा। आया समझ में? ठीक, चलिए।
तो यहाँ पे मैंने कहा कि प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। ये कितना था इनिशियली, क्यू नॉट, और ये कितना था, माइनस क्यू नॉट। आपने कहा कि एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका कांस्टेंट है के। इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो वही स्लो मोशन करना है तो ऊपर की तरफ मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, है ना, वही बेसिक। अब हम लोग आते हैं पहले वाले पार्ट पे। अगर मैं वोल्टेज के बारे में बात करूं तो आप कहेंगे वोल्टेज तो कांस्टेंट है क्योंकि आपने इसको सप्लाई से लगा कर रखा हुआ है ना, सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करके रखी हुई, तो वोल्टेज हमेशा इसके अक्रॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड, कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ए एस एल एन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अब बाद में कितना हो जाएगा, ए एस एल एन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू के, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है। थर्ड, चार्ज के बारे में Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो इनिशियल चार्ज Q इनिशियल इज इक्वल टू सी इंटू वी। फाइनल चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया ना, तो के सी इंटू वी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब चार्ज भी क्या हो गया आपका, इंक्रीज होगी। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ वी, क्योंकि कांस्टेंट है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये भी कांस्टेंट है, तो वी अपॉन डी का रेशियो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, कांस्टेंट है। एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करें, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से किस पे फर्क पड़ रहा है, कैपेसिटेंस पे। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन एनर्जी, कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, फाइनल एनर्जी हाफ के सी वी स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ये था ना। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ के माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर, कॉमन ले लिया हाफ सी वी स्क्वायर को, तो के माइनस वन आ जाएगा ब्रैकेट में। कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई। अब ये एनर्जी इंक्रीज कहाँ से हो गई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इससे पहले वाले में क्या किया था, जब कांस्टेंट चार्ज पे इंसर्ट कर रहे थे तो वहां पे आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, तो आपने कहा कि जो एनर्जी डिक्रीज हुई कहाँ गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में चली गई, क्योंकि जो वर्क डन था एक्सटर्नल एजेंट को वो अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी तो वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पहले वाले केस में कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। कहाँ से कहाँ से, सर क्योंकि वोल्टेज बैटरी से एनर्जी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो आपने क्या रखा है, कैपेसिटर को पोटेंशियल से अक्रॉस लगा के रखा है कंटिन्यूएशन, मतलब कि बैटरी कंटिन्यूएशन में एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसको। ठीक है, अगर बैटरी कंटिन्यूएशन में एनर्जी दे रही है, उसी के कारण कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हुई है बाद में। ये एनर्जी जो इंक्रीज इन एनर्जी आई कहाँ से, आप कहेंगे बैटरी से आई, क्योंकि बैटरी लगा के रखा हूं मैंने। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखिए अब ये आपसे मैंने पूछा कितनी एनर्जी आई, ये मेरा क्वेश्चन है कि कितनी एनर्जी आई। तो देखिए मैं कितनी एनर्जी आई कैसे करूंगा, इनिशियल चार्ज कितना था, सीवी, फाइनल चार्ज कितना था, के सीवी। ठीक, तो कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज फ्लोन, इतना ही चार्ज फ्लो किया होगा ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सीवी के के माइनस वन, माइनस इतना चार्ज फ्लो किया। तो याद कीजिए वर्क डन बाय बैटरी, कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। कितना चार्ज फ्लो किया, सीवी के माइनस वन इंटू वी, तो सीवी स्क्वायर के माइनस वन।
ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी। और याद कीजिए एक चीज बताया था, हीट लॉस। हीट लॉस में हमने क्या लिखा था, वर्क डन बाय बैटरी माइनस इंक्रीज इन कैपेसिटर एनर्जी, यही था आपका लॉस था। लेकिन यहाँ पे लॉस नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आप क्या कहेंगे, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो तो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। और ये कितना एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, जितनी एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड की और जितनी एनर्जी उसमें से किसने यूज कर लिया, कैपेसिटर ने, जो बची एनर्जी वो कहाँ चली गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के कारण। आया समझ में? तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी इंक्रीज इन कैपेसिटर, इसको ये इंक्रीज से लिख रहा हूँ। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, सी वी स्क्वायर के माइनस वन, एनर्जी इंक्रीज कितनी हुई, हाफ के माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन टू के माइनस वन इंटू सी वी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, पहले कितना था, एफ इनिशियल वही क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिलेशन कैपेसिटर के बीच में पता है, इसलिए मैं इसको क्यू को क्या लिखूंगा, कैपेसिटर के टर्म में लिख दूंगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो आपने क्यू स्क्वायर को क्या लिखा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज पे कर रहे हैं ना काम, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिलेशन भी उसी के टर्म में निकालें, तभी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो आपने इसको लिखा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी स्क्वायर। ये फिनिशियल आ गया। ठीक है, वोल्टेज के टर्म में निकाल लिया। अब फाइनली देखिए क्या हो गया, फाइनली आपने कहा कि ये प्लेट था, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट्स पे, यहाँ पे इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यही हुआ ना। इससे फाइनली चार्ज कितना आ गया, फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना है फाइनल, के सी, अब बैटरी से लगा के रखा तो वी रहेगा ना, नहीं ऐसा नहीं। और यहाँ पे कितना होगा, माइनस के सी वी। इंड्यूस चार्ज आपने कहा माइनस क्यू आई और यहाँ पे कहा प्लस क्यू आई। तो मेरे को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो आपने इस वाले प्लेट पे फोर्स लिखा, वही तरीका जैसे पहले लिख रहे थे। इस पे चार्ज के सी वी है ना, और किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू आई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू आई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस माइनस वाले के सी वी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये जैसा भी बताया था, और माइनस के सी वी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। और क्यू क्या है, के सी वी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट।
तो इसको अगर आप तो ध्यान से देखें, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी या सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, यही है ना। ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो रिलेशन पता चल जाएगा आपको। के स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। देखिए ये आ रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स बिटवीन प्लेट्स है वो क्या हुआ, के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर कांस्टेंट वोल्टेज पर अगर हम लोग कर रहे हैं तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, के स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है। नहीं आया, ठीक है नोट कर लीजिए। तो ये जितनी चीजें बताई है इसको रट मारिएगा, ठीक है ना। टोटल ऐसे कितने, 6 इधर 6 उधर, मतलब कि 12 पॉइंट्स है। रट जाएगा, कांस्टेंट होता है, चेंज होता है, कैसे होता है, एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैंने कहा ये प्लेट्स हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये माना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी थिकनेस टी है और ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। निकालने का तरीका, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3, और ये किसके इक्वल होगा, नेट वोल्टेज के इक्वल। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V लिखने का तरीका क्या है, Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, चलिए मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सी इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे तो मैंने एक ही स्लैब यूज किया ना, कि मैं बहुत सारे स्लैब यूज कर सकता था। अगर मैं बहुत सारे स्लैब यूज करता तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट है वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, x1 और x2 पे। सी इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x1 एंड x2। तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, उस स्लैब की विड्थ पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि इसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर ले, जैसे कि मैंने कहा ये पहला स्लैब ले लिया, ये दूसरा स्लैब ले लिया, ऐसे बहुत सारे स्लैब, कैपेसिटी के बीच में बहुत सारे स्लैब डाल दिए मैंने। इसकी थिकनेस आपकी T1 है, इसकी थिकनेस आपकी T2 है, ये टोटल डिस्टेंस T है, ये K1 है, ये K2 है, ऐसे करके। तो सी इक्विवेलेंट में क्या लिखूंगा, इसी की तरह ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस, यहाँ पे एक ही टी थे ना क्योंकि एक ही स्लैब यूज कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट टी, मतलब कि जितना होगा सिग्मा टी, सिग्मा का मतलब समेशन, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे करके सो ऑन। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या था, टी बाई के, एक के लिए था, यहाँ पे क्या लिखूंगा, समेशन टी बाई के, मतलब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 ऐसे। मैथ्स में ऐसे याद करते हैं।
नोट कर लिया। अब देखिए दूसरा तरीका अगर मैं ध्यान से देखूं, दूसरा तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये एक कैपेसिटर है, देखिए दो प्लेट्स हैं, एक कैपेसिटर ये भी दो प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर है, तो ऐसे इसका मतलब कितने कैपेसिटर है यहाँ पे? तीन। तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। कल यही तो पढ़ा रहा था मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने जोड़ के रखा हुआ है वायर। याद कीजिए कल भी को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट ही किया था यहीं से। ये देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट, मैंने कहा था ना ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, सीरीज में कनेक्शन है। तो इसका मतलब अगर डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर डी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर एरिया डिवाइड हो, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। याद करने का तरीका। तो यहाँ पे मैं कहूँ ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों सीरीज में है ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D इनटू K। क्योंकि पहले वाले में कोई भी स्लैब नहीं है, इसका मतलब एयर है तो 1 है, तो 1/C का मतलब क्या हुआ, D/A एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो D कितना है यहाँ पे, x1/A एप्सिलॉन नॉट। C2 क्या है, T डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। और x3 क्या है, x3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो x3 को लिख सकता हूँ D माइनस T माइनस x1 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन। आइए समझे, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर मैं बाई चांस फॉर्मूला भूल जाऊं तो मैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके कर दूंगा। क्लियर है? और ये ज्यादा आसान तरीका है कि हम लोग वहां पे पोटेंशियल डिवाइड कर रहे हैं, फिर समेशन कर रहे हैं, फिर डिराइव कर रहे हैं। मैं तो सिंपल देखा, ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स हैं, और प्लेट्स को अगर मैंने सिंपल पैरेलली लगा के रखा है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब जो मैंने ये फिगर बनाया था, मैं कह रहा हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वी। ठीक, लेकिन पहले में पोटेंशियल है V1, दूसरे में पोटेंशियल है V2, तीसरे में पोटेंशियल है V3। पहला एयर है, फिर स्लैब है, फिर एयर है, तो इसका मतलब हर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अलग अलग रहेगी ना, अगर पोटेंशियल अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगी। यस और नो? ठीक है, जो सेकंड है वो यही पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स। एक्स का मतलब जैसे मूवमेंट कर रहे हैं राइट साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछता है। ये जितने पार्ट करवा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए सभी चीज करवा रहा हूँ एक ही बार में, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने क्या कहा, पहली पोजीशन क्या है एक्स, फिर दूसरी पोजीशन क्या है एक्स प्लस टी, और तीसरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ पहुंच गया, डी पे पहुंच गया। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बेसिक 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 को याद करके बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। तो पहला तो एयर है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो उसके बाद जैसे ही स्लैब में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है के फैक्टर से, उसी को तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। उसके बाद फिर से एयर में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ गई, ओरिजिनल हो गई। आगे समझ में? क्लियर है?
क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में? क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसान था। पूछा गया पोटेंशियल और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। पोटेंशियल और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए मेरे को बेसिक पता था। बेसिक क्या पता था? E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। यस और नो? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो dv ओवर dx क्या होता है? स्लोप। और ये क्या है? माइनस ई के इक्वल, है ना? तो जीरो से लेके एक्स तक, जीरो से लेके एक्स तक स्लोप ज्यादा कहाँ पे होगा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ज्यादा है? एयर में ज्यादा है। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, बाद में कम हुई जब स्लैब के अंदर आ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा क्या होगा? स्लोप ज्यादा होगा ना। स्लोप ज्यादा होगा इसका मतलब कर्व कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ये मैंने कहा थीटा 1 नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव स्लोप है, माइनस ई। उसके बाद जैसे ही स्लैब के अंदर चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो कम स्लैंट हो जाएगा ना, कुछ ऐसा। ये क्या हो गया? थीटा 2। उसका फिर से एयर में चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, बल्कि ज्यादा स्लैंट हो जाएगा, थीटा 3। आया समझे? क्लियर है? ये पहला टाइप, यहां से पोटेंशियल का ग्राफ पूछा जाता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इसका मतलब जितना ज्यादा स्लैंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि पहला क्या है? K1 मटेरियल है, दूसरा K2 मटेरियल है और तीसरा K3 मटेरियल है। इसमें ऐसा ऐसा मेरे को ग्राफ मिल रहा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि मेरे को Vx ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, Vx ग्राफ गिवन है। अब अगर मेरे को Vx ग्राफ गिवन है और मेरे से पूछा जाए कि हर एक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसा होगा, तो आपने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही कम होगा, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू dv अपॉन dx है, मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? तो आपने कंक्लूजन लिखा, मोर स्लैंट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेस के। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्लैंट कौन है? K1 एंड K3, ये ना पहला वाला ज्यादा स्लैंट और तीसरा वाला, है कि नहीं? तो मैंने मान लिया, फिगर को देखते हुए मेरे को पता चला कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन, ये फिगर मेरे को दिया हुआ है। अगर ये फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गिवन क्या है मेरे को? थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये गिवन। तो जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका अपोजिट होगा। एक अलग क्वेश्चन बन गया कि ग्राफ से हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट है, जो आज हम लोग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है काफी। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन
कि डायलेक्ट्रिक को ऐसे डाल दिया वैसे डाल दिया, तो मैं सिर्फ फटाफट आप सीरीज पैरेलल बताइएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आप लोग बताएंगे। ये है जैसे ये पहला मटेरियल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये K1 K2 K3, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज पैरेलल। सीरीज सीरीज Series. खत्म। अगला क्वेश्चन, ये मटेरियल, ये K1, ये K2, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल पैरेलल। इसको मैं C1 लिख रहा हूँ, तो C1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट, ए आधा हो गया ना, ये भी ए आधा हो गया, दो पार्ट में एरिया डिवाइड हो गया, तो क्या लिखेंगे? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू K1, और C2 क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इंटू K2, और दोनों पैरेलल में निकाल लीजिएगा। तीसरा, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा जो भी लिख रहा हूँ। ये K1, ये K2, ये K3, ये K4, K1, K2, K3, K4, ऐसा बनाया हुआ है। अब इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने ये बनाया, आप बताएंगे कि सही बनाया कि गलत। मैंने कहा C1 C2 सीरीज में, C1 C2, और ये C3 C4 सीरीज में, ये कॉम्बिनेशन ये बनाया मैंने। और दूसरा एक और बनाया, मैंने कहा कि C1 और C3 पैरेलल में, और C2 और C4 पैरेलल में, और उसके बाद सीरीज में। कौन सा करेक्ट है? कौन सा है, पहला या दूसरा? ये वाला करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बीच में ये जो है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट्स नहीं है, ये तो पार्टीशन है। ठीक है, अगर आपने ये बना दिया, ये वाला फिगर बना दिया, इसका मतलब इसको आपने क्या मान लिया है? बीच वाले पार्टीशन को प्लेट मान लिया। आया समझ? और प्लेट पे पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि K1 और K3 अलग अलग हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा और यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो पोटेंशियल सेम रेशियो में डिक्रीज होगा? अभी आपने देखा Vx ग्राफ अलग अलग बनता है अगर K अलग अलग हो तो। ठीक है, तो K1 और K3 तो अलग अलग है ना। अगर K1 K3 अलग अलग है तो दोनों में जो पोटेंशियल डिक्रीज का जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। क्लियर है? तो बस हमें ये याद रखना है, ये इस हिसाब से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करके करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में क्या पूछा गया, उसने ये दे दिया, ये मानिए ऐसा, ये K1, ये K2 और ये K3। करने का तरीका वही है, K3 को हम लोग क्या कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी K3 नीचे भी K3। और इसको कैसे करेंगे? C1 C3 C2 C3 और सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? तो हम लोगों का कैपेसिटर
खत्म। और थोड़ा सा कैपेसिटर पे जितने भी क्वेश्चन करवाए उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला बता दूं क्या, या देख लेंगे? देख लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर, बस फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब ये, अंदर क्यू चार्ज दिया तो इंडक्शन का यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया और इसको आपने अर्थिंग कर दी कि आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज ना आ पाए। इसका रेडियस है, इसका रेडियस आपका बी, तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। अगर Q अपॉन V होता है तो V का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, VA माइनस VB। इसको मान लेते हैं A सरफेस, इसको मान लेते हैं B सरफेस। तो अगर मैं VA लिखूं तो VA इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, KQ बाई R। और VB लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, KQ बाई, ये क्या है, पोटेंशियल एट A। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बी पे तो जीरो है क्योंकि ग्राउंड किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ग्राउंडिंग की है बी की, तो बी का पोटेंशियल जीरो है। तो ये कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए वी की जगह, यहाँ पे पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो हम लोग को याद रखें, अगर आ गया तो उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कुछ ऐसा, ये ए रेडियस अंदर वाले का और बाहर वाले का बी रेडियस है, और ये पॉजिटिव है और अंदर वाला माइनस है, ऐसे ही है। सेलेक्टिव फील्ड ऐसे होगी, जिसके लिए जो हम लोग निकालते हैं तो भाई सी इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए। तो करा गया तो सही है, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्लियर है, तो हम लोग का ये खत्म हो गया। सभी चीजों को एक बार पढ़ के, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको एक जगह कम से कम एक पेज में लिख जरूर लीजिएगा और थोड़ा सा रोज रिवाइज कीजिए ताकि याद रहे। तो चले हमने पूरा पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया वहां को भूल गए कि क्या करना है, बस ये याद आते रहे, क्या किया तो था सर ने, ऐसा क्वेश्चन करवाया तो था, अरे इसमें क्या लिया था, उसमें क्या लिया था। इससे बोला रोज पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोज कम से कम 15 मिनट भी रिवाइज करें ना, आज आधा घंटा लग सकता है, कल आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरी चीज को रिवाइज करने में, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे रोज तभी, नहीं तो ये 101% है, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और बैठ के याद करेंगे, करवाया तो था लेकिन किया क्या था ये याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन पढ़ते पता चलेगा इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ऐसा इस टाइप का किया था मैंने क्वेश्चन, इसलिए करवाया तो था ऐसा ना हो, इसको ऐसे करेंगे ऐसा हो एग्जामिनेशन हॉल में, ये तभी होगा जब हम लोग रोज पढ़ेंगे, रोज उस चीज को देखेंगे बार बार। चलिए हम लोग आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इसका मतलब ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मेरे को एवरेज करंट निकालना है तो आई एवरेज निकालता हूँ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
अब देखिए, क्योंकि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, करंट का डायरेक्शन होता है, ऐसा मत कहिएगा कि करंट का डायरेक्शन नहीं होता, करंट का डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर टेंसर है ऑप्शन में तब तो टेंसर लिखेंगे, अदरवाइज स्केलर। ठीक है, कि करंट क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक, इसलिए क्योंकि करंट आपका स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन मुझे वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करना था, मेरी मजबूरी थी कि मैं ऐसा कोई टर्म डिफाइन करूं ताकि जो वेक्टर डायरेक्शन हो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, इसलिए हमने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, उसको कहा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया गया। ठीक है, अब करंट डेंसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया ना। ठीक, तो जे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। करंट डेंसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही तो मेरे को स्केलर देता, इसलिए आई इज इक्वल टू जे डॉट ए लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, बेसिक चीज क्या है, जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था टेम्परेचर वगैरह में, याद है थर्मल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे थे, कंडक्टर पढ़ा था, मैंने कहा था यहाँ पे जैसे थर्मल रेजिस्टेंस वगैरह डिफाइन किया, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन के वैसे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, वहां पे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये पता है ना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक, इसको वैल्यू को याद रखिएगा, जो रो की वैल्यू होती है 2m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, क्योंकि इस पे थियोरी पे क्वेश्चन पूछा है, और थ्योरी का क्वेश्चन कभी क्लियर होगा जब उसका फॉर्मूला पता होगा मेरे को। ठीक है, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और T क्या है, टाउ क्या है, टाउ टाउ क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। क्या क्या बोला, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। हाँ तो उसको कहते क्या है, The time between two collisions. उसको कहते क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। Relaxation time. हाँ ठीक है ना, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। जो एवरेज कोलिजन मतलब कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। वहां पे जितने क्वेश्चन किए थे थर्मल में, थर्मल रेजिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ऐसा सिलेंड्रिकल वाला, याद आ रहा है, हीट करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, तो उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। और एक बार मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने कहा था कि हीट करंट कैसे फ्लो कर रही है, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर, इसके लिए निकाला था थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये सब चीजें याद आ रही है ना, लॉक करके आ रहा था। सेम कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे मैंने पहले बोला था मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा उस क्वेश्चन को जो वहां पे करवा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन ये करवाया था, याद आ रहा है, ये लिया था ए, ये लिया था बी, और इसको सॉल्व किया था एक डिफरेंशियल एलिमेंट मान के। तो यहाँ पे भी वही सेम, वहां पे टेम्परेचर आ रहा था, यहाँ पे वोल्टेज आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो वही चीज होगी जो हमने पढ़ा था। अब
थोड़ी सी चीजें और जो हमें पढ़नी है। पहला तरीका क्वेश्चन का, मैंने कहा कि एक वायर है, इतनी स्पीड सही है ना, ऐसा तो नहीं कि चीजें बाहर जा रही हैं, क्योंकि बेसिक चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। जहां पे लगेगा आप लोग पहले ही टोक दीजिएगा कि सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए यहाँ पे स्पीड। देखिए मैंने कहा कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस क्या है आर। अब मेरे से बोला गया कि इस वायर की लेंथ को क्या कर दे रहा हूँ मैं, डबल कर दे रहा हूँ। मैंने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस आर न्यू कितना होगा ये निकालना है। 4R. तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो मैंने बोलिए कि अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, लेंथ आपने क्या किया है 2L कर दिया, एरिया भी चेंज हो जाएगा ना, एरिया तो ना सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम ए इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम ए डैश इंटू 2L। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/2। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस लिखूं तो रो एल अपॉन ए, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा। तो आर न्यू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, एल कितना हो जाएगा 2L डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा A/2। तो ये कितना आ जाएगा 4 रो एल अपॉन ए, और ये क्या था इनिशियल रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 4R। ठीक है ना। तरीका ये है, पहले वॉल्यूम को इक्वेट करके हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस के फॉर्म में पुट करते हैं, जो 9th क्लास में आप लोग किया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेरिएशन ऑफ, जिसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, रटना है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या, रो, एंड रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं मटेरियल को। पहला हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में और दूसरा सेमीकंडक्टर के बारे में। दोनों में पॉइंट यहीं पर लिखवा देता हूँ थ्योरी के। कंडक्टर में, अगर मैं कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा कोलिजन होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके बीच में टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है हीट देने से, हीट दूंगा तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अभी बोला था याद रखने के लिए, रो इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक। और R इज इक्वल टू क्या है, रो L अपॉन ए। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं सेमीकंडक्टर के केस में, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टाउ तो डिक्रीज होगा, ये तो मेरे को समझ में आती है बात, लेकिन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर भी बढ़ जाएंगे। सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में देखिए बीच में क्या होता है, बैलेंस वो होता है, एनर्जी गैप, है ना। तो अगर मैं एनर्जी देता हूं तो क्या होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब टाउ तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर आपकी इंक्रीज हो जा रहे हैं। अब मैं कैसे बताऊं, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, टाउ, टाउ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, एन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा हो रहा है, तभी तो मैं रेजिस्टिविटी के बारे में बता पाऊंगा कि नेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल डेटा ऐसा बोला, इसको याद करना है आपको। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो एन है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ये डोमिनेट करता है। लिख लीजिए, प्रैक्टिकली एन डोमिनेट्स, स्मॉल एन डोमिनेट्स। अब बताइए, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन,
अगर एन डोमिनेट कर रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या रो क्या करेगा, डिक्रीज। रो डिक्रीज करेगा तो आर भी क्या करेगा, डिक्रीज। लिख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिक्रीज करते हैं। नोट कर लिया? चलिए इसके आगे कल, अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बैटरी लगा दी, करंट कितना फ्लो रहा है किस रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो उस तरीके को ध्यान से सीखिए क्योंकि वो 12th में तरीका नहीं है, नए तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि इजी वे में सॉल्व करना है। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग सीरीज पैरेलल इस पे नेट इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कैसे पता लगाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे पोटेंशियोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है, तो उसके बाद मीटर ब्रिज क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो एक एक लाइन बताऊंगा सिर्फ 2-2 मिनट। पोटेंशियोमीटर पे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा वैरायटी के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा कि जो आपने डायगोनल रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे पढ़े होंगे, सिमेट्री क्या होता है, फोल्ड अप सिमेट्री क्या होता है, उस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और लास्ट टॉपिक होगा पावर, वो लीस्ट चांस है प्रोबेबिलिटी आने की। मैं इस चैप्टर में मेन फोकस कहाँ पे रखना है, पोटेंशियोमीटर पे मेन फोकस रखना है और सर्किट थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैक्सिमम इसको कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में खत्म करने की, मैक्सिमम। तो कल इसको बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा मैं कि कल ये बाइंड अप हो जाए शाम तक। तो थोड़ा टाइम का बताइए, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है 6 बजे, क्योंकि मेरी बेटी है वो रात को 3-4 बजे तक जगी रहती है, तो उसके कारण मैं भी 4 बजे सो रहा हूँ और 6 बजे 2 घंटे की नींद में तबीयत खराब होगी तो आप लोगों का फिर हो गया, अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो। सर आप रख लीजिए अगर 8 बजे रखनी हो तो। नहीं तो उस समय आपकी क्लास होती है ना, फिर पर सर क्लास कोई हो चॉइस जाएगी। भी तो नहीं है। नहीं ठीक है, तो कल कोई चॉइस नहीं है। वो भी है। चलिए कल हम लोग रखते हैं 6:15 पे क्लास मॉर्निंग में। ठीक है, कल फिक्स रखते हैं 6:15 पे। उसके बाद देखता हूँ कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचता हूँ। ठीक है, फिलहाल जब तक नहीं मिल रहा तब तक तो वही रखते हैं टाइम। ठीक है ना, 6:15 की रखते हैं। अगर ऑल्टरनेटिव मिल जाता है तो मैं शाम तक ही मैसेज डाल दूंगा। पहले देखता हूँ कि दूसरे क्लासेस को कैसे रिशफल कर सकता हूँ। और शाम को इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि शाम को आने के बाद मतलब मैं बहुत थक जाता हूँ मॉर्निंग से लगातार लेते लेते, इसलिए कारण मैं शाम को नहीं रखा हूँ आप लोगों की। क्योंकि थके में अगर मैंने पढ़ा दिया, उसमें अगर गलत पढ़ा दिया, कुछ माइंड मेरा फ्रेश ना हो गया, कुछ गलत बता दिया, पेपर में गलती हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों में मेरे को स्पीड भी मेंटेन रखनी है और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, दोनों चीजें मेंटेन करनी है मेरे को। इसलिए आप लोगों की क्लासेस उसी हिसाब से रखता हूँ जिससे मैं थोड़ा फ्रेश फील करता हूँ कि हाँ इतने टाइम का आपको प्रॉपर दे सकता हूँ। क्योंकि मेरी स्पीड भी है ना, स्पीड में कई बार होता है गलत निकल जाती है मुझसे बातें। ठीक है, तो उसी कारण अर्ली मॉर्निंग क्लास आप ही को देता हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड में कुछ गलत नहीं निकलेगा। चलिए कोई नहीं, कल मॉर्निंग का रखते हैं 6:15 का। उसके बाद देखते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ओके आप कह रहे थे 12 बजे रख सकते हैं, 12 बजे रख दीजिए सर। हाँ क्योंकि ये टाइम स्लॉट पता है मेरे पास खाली है, हाँ सर 12 बजे रख दीजिए। मतलब कि 12:15 से लेके 1:45 बजे तक मैं फ्री हूँ। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है।